हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बिंदास होंगे। एंड जो हमने वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज़ शुरू की थी एकेडमिक लेवल की, तो दरअसल उसमें से कुछ एक वीडियो लेक्चर से आप तक पहुंच पाए हैं और ज़्यादातर लोग जो पेरेंट्स है वो कनेक्ट ना होने के कारण उसको कुछ समय के लिए पेंडिंग किया गया, उसको छोड़ा गया है दरअसल। लेकिन उसका जो विकल्प है वो हमने देखा है, जिसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए, एकेडमिक लेवल हो या फिर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस के जो एग्ज़ाम है वहाँ तक के हों, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दरअसल जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी एग्ज़ाम्स में दरअसल पूछे ही जाते हैं। एकेडमिक लेवल की अगर हम बात करें, उन पे ऐसे आते हैं, ईवीएस, साइंस, इन सब के ऊपर उनके चैप्टर्स होते हैं। उसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होंगे भविष्य में, या फिर जो अभी वर्तमान में जो एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं दरअसल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर 360 डिग्री, ये आज का टॉपिक है। दरअसल इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर की पूरी एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसमें 5 लेक्चर होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर 360 डिग्री जो हमने लिखा है, इसका मतलब कि एग्रीकल्चर को हम सभी आयामों से कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ का जो फर्स्ट है, उसके पश्चात प्रमुख जो कृषि विधियां हैं उन सब का हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा जो मेन क्रॉप्स हैं, जो आपकी मुख्य फसलें हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। फिर उसके पश्चात भारत में जो वर्तमान सिनेरियो है, वर्तमान परिदृश्य है जो कृषि का, उसका हम जिक्र करेंगे। और फिर उससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं या कहें सुधार और अनुशंसाएं, उन सब का हम जिक्र करने वाले हैं। तो आई थिंक शुरू करना चाहिए। तो दरअसल एग्रीकल्चर जो टॉपिक है आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, और उससे अन्य भी कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये बेहद इम्पोर्टेंट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश में भी ऐसे वगैरह इन सब के ऊपर आते ही रहता है। और भी कुछ एक सब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद रोचक है। तो इसको शुरू करते हैं दरअसल। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से पहले ये भी जान लेना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज की हम कृषि की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर नाम से एक अलग ही दिमाग में सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, एक अलग ही परिदृश्य आपको दिखाई देता है, मन में अलग ही चित्र उभरते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब बहुत सारे जो है फार्म्स बड़े बड़े, जिसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मौसम विभाग अपना काम कर रहा है, सहकार जो भी आपके नाबार्ड वगैरह हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए इतना बड़ा तंत्र मिलके काम कर रहा है। और आज की कृषि करोड़ों अरबों लोगों का पेट भर रही है, साथ ही जीव जंतुओं का पेट भर रही है। तो एक बड़ी ही विस्तृत आपको एक चित्र नज़र आ रहा है। लेकिन उसका इतिहास क्या रहा होगा, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार रही होगी ये कृषि, तो ये जानना बेहद रोचक होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो हम अभी भारतीय उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र हैं उन सब का हम जिक्र करेंगे। तो आई थिंक शुरू करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुई, इसका पूरा एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उन सब के माध्यम से पता लगता है कि एग्रीकल्चर किस प्रकार की रही होगी, कब शुरू हुई। तो उन्हीं का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। दरअसल आपकी एक बुक है, प्रारंभिक भारत का इतिहास या प्रारंभिक भारत का परिचय, राम शरण शर्मा, यह वो बुक है। तो इस बुक की आप अगर स्टडी करते हैं तो उस बेसिस पे आप जो है इसका इतिहास जान पाएंगे, एंशिएंट फेज़ का, लेकिन उसके अलावा भी अनेक इसमें हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। दरअसल सबसे पहले मध्य पाषाण व पुरापाषाण
और मध्य पाषाण, इन क्षेत्रों में इसके कुछ एविडेंसेस मिले, पर वो एग्रीकल्चर नहीं थी, बस उसका एक शुरुआत हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो उसमें एक बेहद ही अद्भुत जो क्षेत्र है भीमबेटका, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें बहुत सारे पेंटिंग्स मिली है। उस समय के जो लोग हैं वो चित्र बनाते थे, और जो चित्र थे वो किस प्रकार के थे, उनसे हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो आखेटक थे, यानी शिकारी थे, शिकार करके अपना भोजन का संग्रहण करते थे। वो लोग पशुपालक भी थे। ओके, तो यहाँ से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है इस एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, आज से कई हजार वर्ष पूर्व, मोर देन 10,000। ओके, तो यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार होती है, और फिर हम पहुँच जाते हैं नव पाषाण काल में, जहाँ से माना जाता है कि कृषि का आरंभ हुआ। नव पाषाण काल जो कि लगभग 9000 ईसा पूर्व शुरू हुआ, 9000 ईसा पूर्व शुरू हुआ, और इसके जो एविडेंसेस मिले हमें वो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एक प्रांत, वर्तमान में जो है बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है मेहरगढ़। ये जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए, दरअसल ये पूछा जाता है। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ में इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर हमें पशुपालक और जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि, उसके साक्ष्य मिले। अब मेहरगढ़ की हम बात करें तो लगभग मेहरगढ़ में जब ये शुरुआत हुई तो 5000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है, यानी यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व है और ये है 5000 ईसा पूर्व, इसके बीच का जो समय है लगभग 2000 ईसा पूर्व का इसमें डिफरेंस है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं इन क्षेत्रों में रही, और जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो सामान्यतः लोग माइग्रेंट यानी वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। आज कोविड-19 की बात करें या फिर जो अपने क्लाइमेट माइग्रेंट हैं उन सब की बात करें, तो वो सब इन स्थिति में माइग्रेंट करते हैं, जबकि आज तो हमारे पास सब कुछ है, पूरा तंत्र मौजूद है। तो उस वक्त तो पूरी की पूरी जो संस्कृति है या फिर जो वहाँ के जो लोग हैं वो प्रभावित हो जाते थे और वहाँ से वो प्रवास कर जाते थे। प्रवास कर कर ये किन क्षेत्रों में गए? ये जिन क्षेत्रों में गए वहाँ से बेहद इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र है जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, हड़प्पा, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में ये गए, मान लीजिए बलूचिस्तान है तो अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग गए और वहाँ से एक निवास करते समय अलग ही एक संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ या फिर उसकी शुरुआत के लिए कुछ चीज़ें जुड़ी। अब यहाँ पर लगभग 5000 ईसा पूर्व की हम बात करें, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पत्थर व हड्डियाँ, ये नोट कर लीजिएगा, पत्थर व हड्डियाँ, इनके औजारों से उस समय कृषि होती थी और कृषि से जुड़े अन्य कार्य होते थे। अब आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल में हम, तो अब इन क्षेत्रों में जो है जो एविडेंसेस मिले हैं वो दरअसल गेहूं, जौ, कपास, इन सब के उगाने के मिले हैं। तो कपास को आप दिमाग में लाइएगा। ठीक है, नवपाषाण काल से हम अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं
इसके विकास यात्रा में कि ये किस प्रकार से आगे है। तो गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालने लगे थे। तो जो फार्मर्स है उनका हमने बात की, गेहूँ, जो कपास, और उसके अलावा जो ये पशुओं के हमने नाम बताए, इन सब पशुओं को पालने लगे थे। यानी यहाँ पर कृषि भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है। ओके, सो उसके पश्चात हम देखते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास होता चला गया। और अब इन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जब ये लोग यहाँ से माइग्रेंट किए किसी कारण से, तो माइग्रेंट करके जिन क्षेत्रों में गए वो दरअसल कौन से क्षेत्र हैं। जैसे श्रीनगर से हम शुरू करें, ऊपर एक थोड़ा सा इसको आप भारत मान लीजिए। श्रीनगर से अगर हम शुरू करें, श्रीनगर से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक क्षेत्र है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम में दरअसल यहाँ पर आंशिक रूप से कृषि होती थी। मुख्यतः जो लोग थे यहाँ के आखेटक और मछली पालन करते थे। अब मछली पालन का नाम श्रीनगर जैसे क्षेत्र में किस प्रकार आ रहा है? रीज़न ये है कि यहाँ पर झील एक थी, जिस झील के किनारे ये अवशेष पाए गए हैं, ये एविडेंसेस पाए गए हैं। कुछ भूमिगत घर थे, कुछ अलग निवास स्थान थे, झील के आसपास मिले हैं, और यहाँ के लोगों के जो एविडेंसेस मिले उस बिहाफ पे हमने ये अंदाज़ा लगाया है। फिर श्रीनगर से थोड़ा और आगे चलते हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर अन्य दूसरा क्षेत्र मिला है, वो है गुफरकाल। ओके, तो ये है गुफरकाल। गुफरकाल में भी आखेटक भी थे और कृषि की गतिविधियाँ भी होती थी। फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं अलग क्षेत्रों में, जो कि पूर्वी क्षेत्र है, या फिर कहें इस एरिया के जो क्षेत्र हैं, दरअसल उन सब की ओर बढ़ते हैं। अब इस एरिया में जो है आप अपने हिसाब से दिमाग में सेट करते जाइए कि किन किन का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट मैप की हम बात नहीं करें, दैट इज़ टोटली रफ। तो असम कहाँ है आपको पता होगा, पूर्वी क्षेत्र में है असम। तो इन क्षेत्रों में अवशेष मिले हैं कृषि के इतिहास के। असम, गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में, ये सब आपको ज्योग्राफी में पता होना चाहिए। तो असम के पश्चात गारो पहाड़ियाँ, फिर मिर्ज़ापुर नाम तो सुना होगा। असम, गारो पहाड़ियाँ, मिर्ज़ापुर, और उसके बाद हमारा इलाहाबाद। अब इलाहाबाद पे अलग चर्चाएं शुरू हैं। अब इलाहाबाद की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चावल के अवशेष मिले हैं। तो इन क्षेत्रों में चावल के अवशेष मिले हैं, और यहाँ का मुख्य भोजन भी इन क्षेत्रों में चावल देख सकते हैं। जैसे बिहार का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, उनके आसपास मुख्य भोजन के रूप में पश्चिम बंगाल की भी अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में। फिर उसके पश्चात हम थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। तो दक्षिण में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको पूरा। तो दरअसल जो है दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं। दक्षिण में कुछ एक क्षेत्र हैं जिनके नाम है मस्की, ब्रह्मगिरी, पिक पीहल, और उसके अलावा कोडकल, हल्लूर, पेयमपल्ली। कोडकल, पेयमपल्ली और हल्लूर, ये क्षेत्र है दक्षिणी इलाकों में पाए गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे पिक पीहल एक क्षेत्र है जहाँ पर दरअसल पिक पीहल की हम अब बात करेंगे। तो इन पिक पीहल में दरअसल कुछ चीज़ें पाई गई थी। वो क्या थी, ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ।
पीहल, इन क्षेत्रों के जो लोग थे वो गोलाकार घर बनाते थे। गोलाकार घर के अवशेष यहाँ मिले हैं। गोबर जमा करते थे। गोबर से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो खाद के रूप में है गोबर का उपयोग है, ईंधन के रूप में या किसी भी रूप में इसका उपयोग शुरू हो चुका है। तो गोलाकार घर बनाकर ये लोग रहते थे और गोबर की खाद के रूप में इसका उपयोग करते थे। और उसके अलावा यहाँ पर स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी हम जिक्र कर सकते हैं। वहाँ पर राख के ढेरों पे काफ़ी कॉलोनी बसी हुई दिखाई दी, काफ़ी घर दिखाई दिए, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रागी व कुल्थी, रागी व कुल्थी ये दो फसलें यहाँ पर मुख्यतः नोटेबल हैं। तो यहाँ की कृषि और सबसे एक और अहम है कि वहाँ पर पशुओं को बांधकर रखने लगे थे। यहाँ पर बहुत सारे घरों के आसपास इस तरह के कुछ एक जो आज भी हम जिसको खूंटा बोलते हैं वो भी अवशेष के रूप में वहाँ पर मिले हैं। तो ये क्षेत्र आपने देखे कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक काल में कितने क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास लगातार हो रहा है। इससे आगे बेहद इम्पोर्टेंट, रोचक और सबकी पसंद, सभी एग्ज़ाम्स की पसंद, हड़प्पा, साउंड्स लाइक कटप्पा, ओके। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा में कृषि उद्योग, कपास उद्योग, चावल, मिश्रित कृषि के अलावा यहाँ पर मिश्रित कृषि को हम बोल सकते हैं कि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी रीढ़ थी, बुनियाद थी मिश्रित कृषि। और उसके अलावा एक नोटेबल पॉइंट है सिंचाई की जो है यहाँ पर शुरुआत हो गई थी काफ़ी अच्छे तरीके से, बड़े ही व्यापक तरीके से। तो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ दिस इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। फिर अब हम हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं वैदिक काल से महाजनपद काल। वैदिक काल से महाजनपद काल, इसमें जो टाइम 1500 से 200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में जो पाया गया है वो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि लोहे का अनेक बार इसमें यूज होने की बात कही है, तो लोहा लिख लीजिए। फिर अनाज, सब्जियां, फल ये विस्तृत रूप से यहाँ पर उगाए जाते थे। मांस और दुग्ध का यहाँ पर बहुत उपयोग होता था, और मांस का जिक्र इसलिए क्योंकि वहाँ पर पशुपालन जो है काफ़ी व्यापक स्तर पर बढ़ गया था, ओके। फिर उसके पश्चात है मृदा की अनेक बार जुताई होती थी, यानी काफ़ी साइंटिफिक तरीके से जो है फार्मिंग शुरू हो चुकी थी। उसके अलावा परती भूमि यहाँ पर छोड़ी जाती थी। परती भूमि उसको बोलते हैं कि आप लगातार किसी भूमि पर लगातार कृषि कर रहे हैं, उस कृषि के पश्चात उसकी उर्वरता थोड़ी जो है कम होती चली जाती है, तो उसको कुछ समय के लिए परती यानी खाली छोड़ दिया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है जब उसकी उर्वरता जब बढ़ने लगती है, ओके। इसको बोलते हैं परती। तो इसकी शुरुआत भी वहाँ हो चुकी थी। तो वर्तमान में भी परती भूमि लोग छोड़ते हैं। बीज प्रसारित होना शुरू हो गए थे, और गाय का गोबर खाद के रूप में, तो कहाँ से चला रहा है गाय का गोबर खाद के रूप में, आप समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी थी, यानी कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो काफ़ी विस्तृत रूप से थी। और आज की भारतीय संस्कृति में या आज की भारतीय कृषि संस्कृति में अगर हम बात करें तो सिर्फ लगभग 1% के आसपास है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उस वक्त की आप सोच सकते हैं, या अल्टरनेट उस वक्त नहीं थे
केमिकल्स और इन सब के, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव है, तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स थे, आपने अभी नोट कर लिए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसकी शुरुआत है यहाँ पर हम 322 से 185 ईस्वी का जिक्र करेंगे। मृदा को वर्गीकृत किया गया, मृदा को वर्गीकृत। उसके अलावा यहाँ पर मौसम अवलोकन, मौसम विभाग की एंट्री। ओके, बांधों का निर्माण भी, यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए और उनके जो है उसमें काफ़ी रख रखाव के ऊपर भी खर्च होता था। और उसके अलावा अश्वचालित जो रथ थे उन सबको हम देख सकते हैं। तो ये है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो बांधों का जिक्र, क्योंकि बांधों के ऊपर आपकी पूरी सिंचाई व्यवस्था निर्भर करती है, फिशिंग निर्भर करती है, पर्यटन भी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। एक बांध है, उसका आपको पता करना है, लगभग दूसरी सदी के आसपास का वो बांध है। आज भी भारत के साउदर्न एरिया में वो काम में आ रहा है। इकलौता विश्व का सबसे पुराना बांध है, ये आपको जानना है, ठीक है। और महाजनपद जिसका हमने जिक्र किया है, कितने महाजनपद थे, उनके नाम क्या थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है प्रारंभिक सामान्य युग। प्रारंभिक सामान्य युग लगभग 200 से 1200 ईस्वी तक ये है। यहाँ पर जो जिक्र है वो है तमिल लोगों के चावल, गन्ना, बाजरा, काली मिर्च और विभिन्न अनाज, नारियल, सेम, कपास, इन सब का उपयोग शुरू हुआ था व्यापक रूप से। सतत कृषि ये नोटेबल है, ये कुछ एक फूड ये तो मैंने बताया है। उसके अलावा है सतत कृषि। यूपीएससी मेंस में इस तरह के शब्दों का उपयोग आपके आंसर राइटिंग या फिर कहें जो मेंस में ऐसे आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सतत कृषि का उपयोग यहाँ पर हो गया था। बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से जुताई की जाती थी, खाद का उपयोग किया जाता था, सिंचाई अच्छी थी और फसल का संरक्षण के ऊपर या फिर मृदा के संरक्षण के ऊपर भी काफ़ी यहाँ पर पुरजोर प्रयास किए जाते थे। उसके अलावा मसालों के व्यापार में तेज़ी आई थी। प्रारंभिक सामान्य युग की हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं उच्च मध्य युग भी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मसालों का समुद्री मार्ग से व्यापार प्रारंभ हो गया था। तो दरअसल ये क्षेत्र थे। तो इस समय में क्या क्या हुआ था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रारंभिक आधुनिक युग की तरफ, या फिर कहें मध्यकालीन भारत के इतिहास में कृषि की व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, मध्यकाल ही लिख देते हैं, मध्यकालीन कृषि व्यवस्थाएं। तो मध्यकालीन जिसको बोलते हैं उत्तर मध्य युग या प्रारंभिक आधुनिक युग, लगभग 1200 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। ओके, तो इसमें जो है चावल, गेहूं, बाजरा इन सब का उत्पादन किया जाता था। सिंचाई व्यवस्थाओं में काफ़ी प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ था। तो इसमें जो है जो फल, सब्जियाँ, अनाज है, इन सब का हम जिक्र कर चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रौद्योगिकी। सिंचाई में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला इस समय में। तंबाकू की खेती का जो श्रेय है वो हमारे विदेशी भाई पुर्तगालियों को जाता है। आना नहीं चाहिए था वैसे ये, खैर पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की यहाँ पर खेती की गई। फिर उसके पश्चात जो काली मिर्च वगैरह है
ये मालाबार के तटों पर मसालों का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फल की नई प्रजातियां इस समय में आई, जिसमें अनानास, पपीता, काजू पुर्तगालियों की देन है। भूमि प्रबंधन की हम बात करें तो इसका श्रेय अकबर के शासनकाल को जाता है। और टोडरमल ने कृषि विस्तृत पद्धतियों का यहाँ पर शुरुआत की थी और इसका क्रियान्वयन भी बेहतर रूप से किया गया था। तो प्रौद्योगिकी और भू प्रबंधन या फिर कहें कृषि प्रबंधन भूमि प्रबंधन और कृषि की विस्तृत पद्धतियाँ, उन सब की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये था हमारा मध्यकाल का समय। अब हम चलते हैं औपनिवेशिक काल 1757 से भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 तक। सो वी आर इन द एंडिंग ऑफ दिस क्लास। ओके, औपनिवेशिक कालीन कृषि 1757 से लेकर 1947 के आसपास हम जिक्र करेंगे। तो क्लास की एंडिंग में है अभी। अब हम जिक्र करते हैं औपनिवेशिक काल का। तो ये बेहद ही पतन का काल माना जाता है कृषि व्यवस्था में। भू राजस्व प्रणालियों के कारण यहाँ के जो किसान थे वो हताहत हुए थे या फिर उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो डगमगा गई थी। तो जब कृषक प्रभावित होगा तो दरअसल कृषि भी प्रभावित होगी। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने बनवाए, काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स भी इन्होंने की, कुछ संस्थाओं का निर्माण भी करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो व्यवस्थाएं थी कि भू राजस्व जो है वो बहुत अधिक था, जिससे पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ी। फिर उसके अलावा वाणिज्यिक फसलों के ऊपर जिक्र इन्होंने काफ़ी बल दिया, जबकि हमारे पास खाद्यान्नों की काफ़ी कमी थी। उसके कारण भी काफ़ी सिचुएशन बिगड़ी। उसके अलावा युद्धकाल और अकाल, युद्धकाल व अकाल। अब युद्धकाल जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ एक अन्य युद्ध हुए, उन सब में काफ़ी प्रभावित हुए ये क्षेत्र। अकाल के कारण भी काफ़ी प्रभावित हुए। तो दरअसल औपनिवेशिक काल में कृषि काफ़ी प्रभावित हुई। इसको पतन का काल बोला जाता है। फार्मर्स का जो आपकी प्राथमिक क्षेत्र थे उन सब का। फिर हम बात करेंगे भारतीय गणराज्य, यानी जब आज़ाद हुआ भारत। भारतीय गणराज्य 1947। भारतीय गणराज्य 1947, आज़ाद भारत। क्या क्या हुआ? बहुत सारे विषय है इसमें कि हमारे पास जो है जनसंख्या बढ़ने लगी थी, माइग्रेंट्स आने लगे थे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अनेक क्षेत्रों से। उसके कारण और दूसरे भी कारण थे जनसंख्या विस्फोट के। तो जनसंख्या हमारे पास बढ़ी थी, खाद्यान्नों की कमी हमारे पास थी। तो उस समय हमारे पास जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो उसका आधार के रूप में हम देख सकते हैं। फिर उसके पश्चात कुछ एक क्रांतियाँ आई, लेकिन उससे पहले जैसे 1940 की बात करें तो उसमें ग्रो मोर फूड कैंपेन की शुरुआत हुई। फिर 1950 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम। फिर उसके पश्चात कुछ एक 1960 के दशक में जो हमारी क्रांतियाँ आई, जिसमें बोल सकते हैं हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब क्रांति आई। इन सब के विषय में आपको जानना होगा। तो ये सब क्रांति आई और उसके पश्चात जो है भारत की जो कृषि है वो लगातार आप देख सकते हैं कि काफ़ी विस्तृत होती चली गई, काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ी। फिर आगे भू सुधार हमारे भारत में हुए, इतने कारगर साबित नहीं हुए लेकिन काफ़ी उसमें फ़ायदे मिले एक बड़ी आबादी को। उसके पश्चात 90s की बात करें तो हमारे पास जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स भारत में हुए
उसके पश्चात कृषि में आमूलचूल परिवर्तन देखे गए, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और ना जाने कितनी संस्थाएं इससे जुड़ी, संस्थागत सुधार हुए। नाबार्ड एक एग्जाम्पल है इसका। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो दरअसल लगातार भारतीय कृषि अब बदलती चली गई और वर्तमान में हम इसको देख पा रहे हैं। तो आपने समझा कि पूरी कृषि की जो इतिहास है, किस प्रकार से कृषि आगे बढ़ती आई और अब हम कहाँ पर आ चुके हैं वर्तमान स्थिति में। अब हम जिक्र करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें कृषि की जो प्रमुख विधियां हैं, भारत में कृषि की जो मुख्य फसलें हैं उन सब का जिक्र करेंगे, भारत में कृषि की जो दशा है उसका जिक्र करेंगे और उसमें सुधार क्या हो सकते हैं, क्या अनुशंसाएं हैं, क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं। तो बड़े ही विस्तार से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा बेहतर तरीके से। सो दिस इज़ द कंप्लीट क्लास दैट इज़ ओवर। थैंक यू। ओके।